नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। चंद घंटों का इंतजार शेष रह गया है और नए भारत का बजट आपके सामने आने वाला है। जी हां, देश में हर एक की निगाहें अब 1 फरवरी को यानी कल आने वाले बजट पर टिकी हैं और अब सभी यही जानना चाहते हैं कि आखिर इस बजट में इस बार ऐसा क्या होगा जो 100 सालों में ऐतिहासिक होने का दावा कर रही है वित्त मंत्री। नए भारत का बजट क्या चाहता है भारतवर्ष? कोरोना काल में बजट पेश करने जा रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। एक तरफ सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना है तो दूसरी तरफ आम आदमी के जख्मों पर मरहम भी लगाना है। तो आखिर कैसा होगा यह बजट? किन सेक्टरों पर रहेगा फोकस? क्या इस बजट में आत्मनिर्भर बनने का रोडमैप दिखेगा? सीधा सवाल, क्या इस बजट से हमें और आपको आपदा में अवसर मिलेगा? जवाब जानने के लिए सबसे पहले उनको सुनते हैं जो वित्त मंत्री की कोर टीम के मुखिया हैं। मैंने खुद आज देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम से खास बात की है, जिन्होंने बजट को उम्मीदों वाला बताया और कहीं ना कहीं उनकी बात आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको वो सेंस मिलेगा जो बजट में कल आपको सुनने को मिल सकता है। तो सबसे पहले सुनिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष पर आपका बहुत स्वागत है। देखिए, बजट आने वाला है और सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि वित्त मंत्री जब संसद में इस बार बजट पेश कर रही होंगी तो कोरोना महामारी का दौर होगा, सबको कुछ ना कुछ उनसे राहत की उम्मीद होगी। और इससे पहले जो आर्थिक सर्वे आया उसमें इस बात की उम्मीद जताई गई है कि इस देश में अब वी शेप रिकवरी देखने को मिलेगी। वी शेप मतलब जितनी तेजी से हम नीचे की तरफ आए लगभग उतनी तेजी से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। और इस इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करने वाली टीम के मुखिया, देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और आइए उनसे बात करते हैं कि वित्त मंत्री को आखिर वो कौन सी सलाहें इन्होंने दी होंगी जिनसे देश का भविष्य बदलने वाला है, या ये बजट अगर 100 सालों में ऐतिहासिक होगा तो आखिर वो कौन सी चीजें हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले देश की आर्थिक स्थिति पर बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। नमस्कार। क्या लगता है, जिस वी शेप रिकवरी की आपने बात की, जिस वी शेप रिकवरी का जिक्र किया और ऑस्ट्रेलिया के मैच का रेफरेंस दिया कि जैसे 36 रनों पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई और उसके बाद एक शानदार जीत देखने को मिली, आखिर ये वो कौन सी उम्मीदें हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे ये हमें देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? जो हमने वी शेप रिकवरी की बात की वो चल रहा है क्योंकि हमने जब पहली तिमाही की जब आंकड़े आए थे 23.9%, तब बतलाया था कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को देखते हुए और हमारे ऑफिस में करीब 60 इंडिकेटर्स का इनका एक्चुअली विश्लेषण किया जाता है। उसको देख के हमने बतलाया था कि गिरी तो है, वी शेप्ड रिकवरी होगी। और जिसका एक्चुअली एक काफ़ी अच्छा एक देखने को मिला कि दूसरी तिमाही में 7.5% और अभी तीसरी तिमाही में अनुमान है कि थोड़ा मार्जिनली पॉजिटिव और भी विकास दर तेज होगा चौथी तिमाही में, और आगे चल के जो अगली जो वित्त वर्ष है उसमें 11%। तो इसको आप कुल मिला के देखें तो जैसे 36 में आउट हुई थी वो 36 जो 23.9% की जो गिरावट थी वो 36 के बराबर, 36 नॉट आउट के बराबर थी। और उसके बाद जो टेस्ट मैच जीते और सीरीज जीता तो वो जो बाकी तिमाही में आई है उसको साथ में देखें तो वी शेप रिकवरी चल रही है और आगे बढ़ेगी। तो फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि वो कौन सा सेक्टर होगा जो ऋषभ पंत साबित होगा, तो आपके लिए वो कौन सा सेक्टर है जो भारत को सबसे आगे ले जाने में सबसे आगे होगा, और बजट में उसको लेकर क्या कुछ आपको लगता है किया जाना चाहिए? देखिए, आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि ऋषभ पंत जो है अपना इनिंग्स तभी खेल पाया जब पुजारा ने अपना काम किया। तो इसीलिए कई बार हम लोग ये गलती कर देते हैं कि ऋषभ पंत पे ध्यान देते हैं लेकिन पुजारा पे नहीं ध्यान देते। तो पुजारा की पहली बात करें, उसके बाद ऋषभ पंत पे आते हैं। क्योंकि जब पहले 5-6 महीने में जब अनिश्चितता इतनी ज़्यादा थी तब जो है पुजारा जैसे भारतीय सरकार ने जो वित्तीय नीति और स्वास्थ्य की जो नीति की वो पुजारा जैसी थी। स्थिरता आई, उससे जो आवश्यकताओं पे ध्यान दिया गया। तो उसके अलावा जितने भी अब जो कदम लिए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, जो कि इसमें पंत की भूमिका इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कर सकता है। कई सारी खबरें हैं। खबर यह है कि कोविड के लिए सरकार जो टैक्स छूट दे सकती है जो इलाज पे लोगों ने कोरोना के इलाज में खर्च किया, लेकिन एक खबर यह भी है कि क्योंकि सरकार को 50 से 60 हज़ार करोड़ वैक्सीन प्रोग्राम पर खर्च करने हैं और वो पैसा कहाँ से जुटाया जाएगा, इसलिए कोरोना से जुड़ा कोई सेस भी आ सकता है या कोई ऐसा टैक्स जिससे इसकी भरपाई हो, हेल्थ सेस। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं, कितना सही है ये? तो इसमें हमने जो वॉल्यूम 2 में जो दूसरा अध्याय है
उसमें हमने दिखाया है कि काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी जो कहते हैं, ये थोड़ा एक बहुत बड़ा शब्द है अंग्रेजी में, लेकिन सरल भाषा में यदि समझें तो किसी भी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होते हैं, और जब सरकार काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का अमल करती है, इसका मतलब ये है कि जब इकोनॉमी अच्छी तरह से कर रही है और तो निजी क्षेत्र भी अच्छा कर रहा है, तब सरकार जो है पीछे हट जाए और उस समय एक्चुअली अपना बचत कर ले। लेकिन जब आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं कर रही है और उससे निजी क्षेत्र पे असर पड़ा है, तब सरकार जो है तब आए और उसको एक्चुअली सपोर्ट करे। तो ये यदि यही लॉजिक यदि हम लें तो अभी जो है, क्योंकि भारत में विकास दर हमेशा ब्याज दर से अधिक रहा है, तो आगे चल के भी रहेगा। तो अभी जो खर्च करनी है उसके लिए यदि जो जरूरी हो उतना उधार ले और उसका खर्च करे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में करे, हेल्थ केयर में करे, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन आपके अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन है। क्योंकि यदि जो कॉन्टैक्ट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनमें जब लोग जब वैक्सीनेट होंगे तो उनमें जो डर है, और वो स्वाभाविक है, वो डर एक्चुअली कम हो जाएगा, लोग जाके अपना ट्रैवल करेंगे, टूरिज्म करेंगे। तो इन सब से एक्चुअली उसमें भी काफी जो पेंट अप डिमांड है काफी जोर शोर से आएगा और उससे विकास दर में काफी अच्छी असर आएगी। तो फिर वैक्सीन पे बात करते हैं सर। आपको लगता है कि जैसे भारत में 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है और फर्स्ट फेज में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जानी है, एक बड़ा सेगमेंट है जो कह रहा है कि भारत में वैक्सीन फ्री कर देनी चाहिए और सबको लिए मुफ्त होनी चाहिए, आपका मानना है, क्या मानना है इस पर? मेरा मानना इसमें यह है कि जैसे अभी मैं कह रहा था कि वैक्सीनेशन जो है इकोनॉमी के लिए भी वैक्सीन है, तो इसीलिए इसमें लागत जो है दी जानी चाहिए, लागत रखी जानी चाहिए बजट में। और सुझाव भी वही रहा है कि वैक्सीनेशन जो है बहुत ही अहम है। इस साल जो यदि दो या तीन यदि अहम बात यदि हम कहें तो एक पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा हेल्थ सेक्टर जिसमें कि वैक्सीनेशन, और तीसरा फाइनेंशियल सेक्टर। तो इन तीनों पे ध्यान दिया जाए, यही एक्चुअली हमारा सुझाव रहा है। हमने देखा था कच्चा तेल जब सस्ता था तो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया और सरकार को अच्छा खासा उससे पैसा मिला। आज कच्चा तेल महंगा हो रहा है, सरकार एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर रही है और पेट्रोल डीजल के रेट कुछ शहरों में 100 रुपए को भी पार कर गए हैं। तो क्या ये वक्त है जब सरकार को अब एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए? तो जब आप एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोल और डीजल के दाम के बारे में बात करते हैं तो आप महंगाई की बात कर रहे हैं। और महंगाई की हम यदि बात करें तो दिसंबर के महीने में महंगाई के दर में काफ़ी कमी आई, और ये उससे पहले जो वृद्धि हुई थी वो भी इसलिए हुई थी कि पहले आपके जो सब्जियों के दाम थे, और सब्जियों में और जो टमाटर, प्याज और आलू के दाम, इसमें काफ़ी वृद्धि हुई। इसलिए हुई क्योंकि जो लॉकडाउन जब लग जाते थे तो एक शहर से दूसरी शहर जब इनको जाना पड़ता था, नहीं जा पाते थे तो वो सड़ जाते हैं, और सड़ने पर एक्चुअली जो आपकी सप्लाई है वो कम हो जाती है, और सप्लाई कम है और डिमांड वही की वही रही तो आपके दाम है वो बढ़ते हैं। तो ये लॉकडाउन का असर इस पे आया, और जब अनलॉक फेज हुई तो ये जो सप्लाई पे जो असर था वो कम हो गया। और इसलिए हम पहले भी बता रहे थे कि आगे चल के इन्फ्लेशन में जो है कमी आएगी क्योंकि अनलॉक चल रहा है। तो वैसे ही दिसंबर में हुआ, और आगे चल के मेरा मानना है कि ये जो अनलॉक फेज है, सप्लाई और जो है बढ़ेगी, नई क्रॉप भी आएगी, और जिसके चलते आपके सब्जियों के दाम और बाकी जो आपके खाद्य पदार्थ हैं उसके दामों में भी कमी आएगी, और जो महंगाई है उसमें कमी आएगी। तो मेरा मतलब कहने का मतलब यह है कि जब हम महंगाई की बात करते हैं तो हमें सही मुद्दों पे ध्यान देना है, जो कि आपकी सब्जी और जो खाद्य पदार्थ है वहां पे। हेल्थ इंफ्रा पे बात करना चाहता हूं। आपने 3 इडियट्स मूवी का जिक्र किया अपने इकोनॉमिक सर्वे में और दिखाया कि कैसे जब रैंचो राजू के घर जाता है तो उसकी मां कहती है कि भैया इलाज इतना महंगा है कि हम खर्च नहीं कर सकते। कोरोना में नहीं, राजू की मां वैसे नहीं कहती। राजू की मां ये कहती है पैसा उसी में खर्च हो जाता है। हाँ, सारा पैसा उसमें खर्च हो रहा है, जिसके कारण बाकी जो घरेलू खर्च है उसमें पैसे नहीं बचते, और राजू की बहन की शादी के कैसे हम जुटाएं। एग्जैक्टली। तो कोरोना के दौरान भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जमा पूंजी उस पर खर्च कर दी। हेल्थ इंफ्रा को कहा जा रहा है कि जो भारत ने 2.5% का जीडीपी का लक्ष्य रखा है उसको बढ़ाकर 3% किया जा सकता है, लेकिन वो खर्च 1% तक ही रह जाता है।
तो उसको कैसे पूरा खर्च हो सके और कैसे ये जो लोगों को राहत दी जा सके ताकि उनका जो पैसा सारा इलाज में खर्च हो रहा है कुछ उनके लिए बच सके, क्या बजट में इसकी झलक हम देखेंगे? तो इसमें हमने हमने 2 अध्याय लिखे हैं हेल्थ केयर में, क्योंकि कोरोना का महामारी का दौर चल रहा है, तो उसमें हमने ठोस सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव ये है कि, और इस सुझाव को जब मैं कह रहा हूँ, इसमें पहला चीज़ हमें ध्यान देना है कि स्वास्थ्य जो है एक राज्य का विषय है। और तो राज्य सरकारों की भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा है और करीब करीब 2/3 जो स्वास्थ्य पे खर्च होता है वो राज्यों की जिम्मेदारी है। और तो आज की तारीख में यदि आप जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो खर्च है इसमें स्वास्थ्य में वो देखें तो 1% है जीडीपी के अनुपात में। उसको यदि हम 2.5% तक बढ़ाएं तो हमने आंकड़ों से दिखाया है कि जो 100 रुपये में 60 रुपये खुद ही अपने निजी जेब से जो एक परिवार खर्च करता है वो 60 से 30 तक आ सकता है आपका। और यदि 60 से 30 आ गया तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि राजू के जैसे परिवार, कितने परिवारों को उनका लाभ होगा। तो इसमें पहला ध्यान देने योग्य ये बात है कि जो सरकार है टीवी और ऐसे चीज़ों में खर्च ना किए, यदि अपना स्वास्थ्य में यदि खर्च करे तो उससे बहुत लाभ होगा। पिछले 20 सालों में WHO ने भी कहा है कि काफ़ी देशों में सेक्टोरल रेगुलेटर आया है, जैसे आपका इसमें फाइनेंस और बैंकिंग में रेगुलेटर्स होते हैं, सेबी हैं, RBI है, ये बाकी देशों में भी रहता है, वैसा ही सेक्टोरल रेगुलेटर ज़रूरी है इसको लाने के लिए, ताकि जो स्वास्थ्य है, अच्छा स्वास्थ्य और एक अफोर्डेबल दामों में इसको राजू जैसे परिवारों को मिल पाए। आखिरी सवाल, सैलरीड क्लास को सबसे ज़्यादा बजट में दिखता है कि क्या उसका टैक्स बचेगा। न्यू वर्सेस ओल्ड रिजीम भी है टैक्स में और बहुत सारी खबरें हैं कि ATC को लेकर, PPF को लेकर या फिर NPS को लेकर बहुत सारे चेंजेस किया जा सकते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर आपकी क्या सलाह रहेगी? ये करना चाहिए और इसके से जो लोगों को पैसा मिलेगा, बचेगा, उससे देश की अर्थव्यवस्था को क्या बल मिलता है और क्या हम देख सकते हैं इस बार बजट में इन सारी चीज़ों पर फोकस, टैक्स छूट, PPF, होम लोन इंटरेस्ट? तो इसमें पहला तो ये मैं याद दिला दूं कि GST के चलते जो इनडायरेक्ट टैक्स जो रेट है, जो दर है, उसमें कमी आई है, क्योंकि पहले इनडायरेक्ट GST के पहले आप टैक्स पे टैक्स देते थे। दूसरा पॉइंट ये कि आप पिछले बजट में जो पर्सनल टैक्स रेजीम है उसमें भी विकल्प दिए गए कि आप यदि डिडक्शंस ना लेना चाहें तो आपकी टैक्स रेट काफ़ी कम है, तो इसमें काफ़ी काम हो चुका है। और इसीलिए मैं ये लोगों को यदि याद दिलाना चाहूँगा कि इसमें काफ़ी बेनिफिट्स सरकार ने दिए हैं और जिनका उल्लेख ज़रूर किया जाना चाहिए। इस साल मेरा जो मेरे सुझाव हैं उसमें मैंने सुझाव खर्च पे ही ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि जैसे पहले भी बता रहा था कि काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी और जब मंदी होती है उसमें जब सरकार जब खर्च करती है तो उससे जो है इनडायरेक्ट वे में एक्चुअली लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचता है। और वही एक जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे कि जब आपके पास सीमित रिसोर्सेज होते हैं तो उसको सबसे अच्छे से इस्तेमाल करने का यही अच्छा तरीका है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बड़ी बेबाकी से आप देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यन को सुन रहे थे, जो कि आपको बता रहे थे कि आखिर देश की तरक्की के लिए और जिस V शेप रिकवरी की इन्होंने बात की है आर्थिक सर्वे में, क्या कुछ किया जाना चाहिए जिससे देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो लक्ष्य है उसको पा सके। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।